नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे और इस सेशन में 100 प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुराने हों तो लाइक, शेयर, अगर सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आप देखते होंगे जब आप पवन पेटी का डायग्राम देखते होंगे या चित्र देखते होंगे तो जो उसमें पवनें चलती हैं वो पवनें अपनी मूल दिशा से थोड़ा विचलित हुई दिखती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, उसकी वजह से ये हवाएं थोड़ा सा क्या होती हैं, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। तो इसका कारण हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। विकल्प बी यानी 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों, पवन वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं, जिसको हिंदी में पवन वेग मापी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प डी अर्थात 4 सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किस की मौजूदगी में होता है? मतलब इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत को क्या कर देता है? पतला कर देता है, और यही पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। यहाँ पर विकल्प 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही हो जाएगा। गरजने वाला चालीसा, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जब आप सनातनी पवनों के बारे में पढ़ते होंगे तो उसमें प्रचंड पचासा, चीखता साठा, गरजता चालीसा जैसे कुछ उपनाम दिए गए हैं इन पवनों को। तो दोस्तों, ये चलते हैं आपके महासागरों के ऊपर और ये 40 डिग्री लैटीट्यूड पर चलते हैं, इसलिए इनको चालीसा कहा जाता है। गरजता चालीसा ये हो जाएंगी पश्चिमी पवन प्रवाह, जिनको पछुआ पवन भी कहते हैं। ये विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? कौन सी मौसम संबंधी? तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल को कई पार्टों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सब सबसे निचली लेयर क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, घटित होती हैं। तो यहाँ पर विकल्प 2 क्षोभ मंडल सही हो जाएगा। आपकी ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ सीमा दोस्तों, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो सीमा निर्धारित करती है उस बाउंड्री को क्षोभ सीमा कहा जाता है। दोस्तों, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर है और यहाँ पर आयनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको आयन मंडल। यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 2 क्षोभ मंडल सही हो जाएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों, किसके कारण, किसमें होते हैं होना चाहिए? तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में होते हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें जिनको कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो है उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कटिबंध बनाओगे तो ये बन जाता है
ये 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ भी उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ पर इक्वेटर पर तापमान अधिक रहता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं इधर से इक्वेटर की ओर और उपोष्ण उच्च वायुदाब से इक्वेटर की ओर चलती हैं। तो दोस्तों कहाँ चलती हैं ये? उपोष्ण उच्च वायुदाब से। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। किसकी ओर चलती है? तो भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो दोस्तों विकल्प 3 उपोष्ण उच्च वायुदाब सही हो जाएगा। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो दोस्तों आइसोबार रेखाएं बराबर दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। अब दोस्तों जानते ही हो कि जो जमीन जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है, वहीं अगर आप जल की बात करें तो देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। तो ये जो आइसोबार रेखाएं हैं, सागरीय क्षेत्र में तो लगभग सीधी पाई जाती हैं, लेकिन स्थल पर ये बहुत आड़ी टेढ़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर उनकी उच्चावच के कारण स्थल का तापमान परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। यहाँ पर विकल्प 2 बराबर दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो दोस्तों प्रतिव्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। टाइफून जो है चीन या दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के उत्तरी ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। चक्रवात आप जानते ही हो कि जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं और एक वृत्ताकार गति से चलने लगती हैं, तो एक जो है चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके केंद्र में उच्च दाब और बाहर जो है निम्न दाब होता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर जो सूर्य से हमारे पास किरण आती है उसको बोलते हैं सूर्यातप। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा, सूर्यातप। ओलावृष्टि का कारण होता है? दोस्तों ओलावृष्टि का कारण होता है हिमीकरण। हिमीकरण में ये होता है कि दोस्तों कि जब जल की बूंदें हिम के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं और वर्षा के रूप में बर्फ हिम के टुकड़े गिरते हैं, तो उसे ओलावृष्टि कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? ये हिमीकरण के कारण होता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। संवहन एक विधि है, इससे गैस और द्रव गर्म हो और ठंडे होते हैं। द्रवण ऊर्ध्वपातन भी एक विधि है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? दोस्तों भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो वायुमंडल है उसका तापमान निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक लेयर की तरह काम करती हैं, जो सूर्य द्वारा प्रेषित सूर्यातप को अवशोषित कर लेती हैं
और हमारे वायुमंडल को गर्म रखने में मदद करती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग सीमा से अधिक हो जा रहा है, जिससे एक समस्या बनकर उभर रहा है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है दोस्तों, सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसको कभी कभी ट्रोपोस्फियर भी लिखा जाता है। तो सबसे नीचे होती है आपकी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर क्षोभ सीमा, फिर क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा, और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पर विकल्प 1 क्षोभ मंडल सही हो जाएगा। पवन की अपवाहन क्रिया डिप्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे वात गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वात गर्त, यानी हवा के द्वारा निर्मित गर्त, वात गर्त कहा जाता है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि यह पृथ्वी के भूपृष्ठ से तप्त हो जाता है। दोस्तों इसका मुख्य रीजन ये है कि जो हमारा वायुमंडल है सूर्य से डायरेक्ट गर्म ना होकर पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। इसकी वजह से जो लेयर पृथ्वी के धरातल से नजदीक है वो अधिक गर्म, और जो लेयर धरातल से अधिक दूर है वो कम गर्म होती है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल सबसे तप्त होता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्रुवों पर क्षोभ मंडल, ऊपर 8 किलोमीटर की तक वायुमंडल जोन कहा जाता है। क्षोभ मंडल जोन जो है ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, वहीं विषुवत रेखा पर ये 16 किलोमीटर होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर क्यों है? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे वायु और गैस का फैलाव अधिक होता है, तो इसलिए क्षोभ सीमा ऊपर होती है। वहीं ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है, दाब अधिक होता है, तो जिससे क्षोभ सीमा थोड़ा डाउन हो जाती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व आप जानते ही हो क्षोभ मंडल में होगा, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं हल्की होती हैं वो ऊपर जाती हैं। जब हवाएं हल्की होंगी तो उनका घनत्व भी कम होगा, और जब घनत्व अधिक होगा तो हवाएं नीचे होंगी। यहाँ पर विकल्प ए ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल सही हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो दोस्तों जलवाष्प द्वारा। जलवाष्प सूर्य द्वारा उत्सर्जित लघु किरणों को अवशोषित भी करता है, और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित पार्थिव दीर्घ तरंगों को भी अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म करके चद्दर कंबल का काम करता है। यहाँ पर विकल्प 3 जलवाष्प सही हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। दोस्तों वायु के क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। बादल गर्म और आर्द्र वायु से बनते हैं और इनका घनत्व कम होता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर ये भी तैरते हैं। यहाँ पर विकल्प 4 अल्प घनत्व के कारण सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है
ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासान। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। दोस्तों इन्हें आइसोथर्म कहा जाता है। आइसोथर्म का मतलब होता है समताप रेखाएं। विकल्प 4 सही हो जाएगा। समदाब रेखाएं वे होती हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। समवर्षा रेखाएं समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। समलवण रेखाएं जो लवणता समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो दोस्तों फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा, तो इसके निम्न परिणाम देखने को मिलते रहेंगे और मिल भी रहे हैं। जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि। बहुत सारी रिपोर्टों ने कहा है कि बहुत सारे द्वीप हैं जो आने वाले 10 सालों में समुद्र में डूब जाएंगे। फसल के स्वरूप में परिवर्तन आप देख ही रहे हैं, इस फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। तट रेखा में परिवर्तन, दोस्तों जानते ही हो कि कोई जलीय भाग सूखेगा तो कोई जलीय भाग में वृद्धि होगी, तो इसकी क्या होगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद मौसमी घटनाओं में परिवर्तन, जो आज का सबसे अहम मुद्दा और मैटर है। जैसे कब बारिश होनी चाहिए, एक निश्चित समय बारिश होनी, कब बारिश हो जाए, कब सूखा पड़ जाए, कब गर्मी पड़ जाए, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। जिससे तमाम तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। तो ये सब परिणाम किसके हैं? ग्लोबल वार्मिंग के। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा सभी। पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो दोस्तों सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फियर की है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई अधिकतम 16 किलोमीटर तक होती है और समताप मंडल की 20 से 50 किलोमीटर है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। मेसोस्फियर की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक है और थर्मोस्फियर 80 से 640 तक है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा विकल्प ट्रोपोस्फियर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों नीनो मोडोकी जो है भूमंडलीय तापन से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। पवना रेख क्या निरूपित करता है? पवन प्रक्षोभ को, पवन प्रक्षोभ को निरूपित करता है। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को, शांत क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है और इसे डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के निकट है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो दोस्तों लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। सवाना प्रकार की जलवायु दोस्तों दोनों गोलार्धों में 10 से 12 डिग्री लैटिट्यूड के बीच पाई जाती है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी और लंबी शुष्क ऋतु होती है दोस्तों, जिससे जो घास का मैदान बनता है, बीच पूरे क्षेत्र पर घास और बीच में कहीं कहीं पेड़ों की उपस्थित होती है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र पार्क की भांति दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो दोस्तों गैसों का आवरण 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा।
एल नीनो प्रकट होता है? तो दोस्तों एल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है और एल नीनो भारतीय मानसून को बहुत ही प्रभावित करता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो दोस्तों ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जो सूर्य द्वारा प्रेषित पराबैंगनी को अवशोषित करके हमें तमाम तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मरुटिब्बा या ड्यून कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। भृगु गाहर ये दोस्तों दोनों तटीय जल के द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। मरुटिब्बा ड्यून। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 21% ऑक्सीजन का हिस्सा है आपके वायु में। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत को आयन मंडल कहते हैं या इनको अंग्रेजी आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो दोस्तों ओजोन परत का अवक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो दोस्तों इसको हार्श लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। दोस्तों हार्श लैटिट्यूड के पीछे यह कहानी है कि जब यूरोप जो है पालधार नावों में घोड़ों को लाद कर ले जाया जाता था, तो दोस्तों इस हार्श लैटिट्यूड जिसको कहा जाता है, इस स्थान पर पहुंचने पर हवाएं शांत हो जाती हैं और नाव को आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। तो दोस्तों नाव से कुछ घोड़े उतार कर फेंक दिए जाते थे समुद्र में, इसीलिए इसे हार्श लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे तापोत्क्रमण या व्युत्क्रमण कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 होता है, 2 सही हो जाएगा। दोस्तों समानता होता यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, लेकिन अचानक ताप में परिवर्तन हो बढ़ने लगता है, तो इसे ताप व्युत्क्रमण कहा जाता है। विकल्प 2 यहाँ सही हो जाएगा। विकिरण, चालन और संवहन ये तीनों ऊष्मा के संचरण का माध्यम है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वायु की आर्द्रता तापमान पर, स्थान पर और मौसम पर निर्भर करती है। अगर तापमान अधिक है तो हवाएं गर्म होंगी और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। यदि स्थान स्थलीय है तो गर्म होने पर भी हवाएं आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आर्द्रता ग्रहण करने के लिए जल स्रोत होना चाहिए। यदि मौसम ठंडा है तो भी आर्द्रता ग्रहण करने में समस्या आएगी। तो दोस्तों ये सभी कारण वायु की आर्द्रता को धारण करने में सहयोग करते हैं। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो दोस्तों बहिर्मंडल के ऊपर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। विकल्प 2 यहाँ सही हो जाएगा। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था?
जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। दोस्तों उसे नाम दिया गया था सिद्र। विकल्प 2 सही हो जाएगा। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वायुमंडल कई परतों में बटा है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा 5 भागों में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं आपको एक महत्वपूर्ण से टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और जो भी आप वांछित हो आप सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।